हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी एडू फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान की यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। यह मॉडल प्रश्न पत्र नए पाठ्यक्रम पर आधारित है और इस प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब रसायन विज्ञान की बोर्ड परीक्षा देने आप जाते हैं तो आपको इसी तरह का एक प्रश्न पत्र दिया जाता है और इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर जो 152 लिखा होता है ये रसायन विज्ञान का विषय कोड होता है और यहाँ पर जो 347 लिखा होता है ये रसायन विज्ञान का संकेतांक होता है। अब यह जो रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र होता है इसके लिए बोर्ड द्वारा 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित है और इसका पूर्णांक 70 अंक है। तो इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले यहाँ पर निर्देश लिखा है और निर्देश में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जब 2 बजे आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो 2 बजे से लेकर 2:15 तक आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है। इस दौरान आपको कॉपी पर कहीं कुछ नहीं लिखना है। आगे यहाँ पर नोट दिया गया है और नोट में पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। यानी इस प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसी के सामने दिए गए हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। यानी जो प्रश्न में पूछा गया है उसी का उत्तर आपको देना है, उसमें फालतू चीज नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट इसमें है गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए। यानी जो गणनात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स हैं उनके गणना के सभी पद आपको लिखने हैं। चौथा पॉइंट है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र दीजिए। यानी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होगी तो आपको उसमें रासायनिक समीकरण लिखना होगा और अगर किसी प्रश्न के उत्तर में चित्र की आवश्यकता होगी तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी यह बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है। तो रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न होता है वह बहुविकल्पी होता है जिसके कुल 6 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड के लिए 1-1 अंक निर्धारित रहता है। यानी कुल मिलाकर पहले प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित होता है। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, जैसे इसमें पहला खंड क दिया गया है कि सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सीसीपी की, दूसरा ऑप्शन है एफसीसी की और तीसरा ऑप्शन है एचसीपी की और चौथा ऑप्शन है सभी की। तो इसका सही उत्तर होता है सभी की। यानी यह जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनकी संकुलन क्षमता सबकी बराबर होती है और वह 74% होती है। इसमें ख खंड है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है मोललता, मोलरता, मोल अंश और भार प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर होता है मोलरता। मोलरता जो होता है ये ताप पर निर्भर करती है, बाकी यह जो तीनों हैं वह ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। इसका ग खंड है सर्वाधिक प्रथम आयनन विभव वाला तत्व है। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, बेरिलियम, आर्गन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर है हीलियम। हीलियम जो होता है इसका प्रथम आयनन विभव पूरी आवर्त सारणी में जितने तत्व पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक होता है। आगे इसका घ खंड है कि इनमें से कौन सा धनावेशित साल बनाता है। तो इसका ऑप्शन है आर्सेनिक, ट्राइसल्फाइड, स्टार्च, हीमोग्लोबिन और रक्त। तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है यह धनावेशित साल बनाता है और बाकी जो है यह सब ऋणावेशित साल बनाते हैं। इसका अंगा खंड है निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन क्रिया नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड और एसीटोन। तो इसका सही उत्तर है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डोल संघनन क्रिया केवल वे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो यह जो तीनों यौगिक हैं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन क्रिया नहीं देता है। आगे इसका च खंड है निम्न में अपचायी शर्करा नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो इसका सही उत्तर है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है यह अपचायी शर्करा नहीं होती है, बाकी यह जो तीनों हैं यह सब अपचायी शर्करा होती हैं। आगे इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो दूसरा जो प्रश्न होता है इसके 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड 2-2 अंक का होता है। तो इसका क खंड है एक तत्व के क्रिस्टल की अंतः केंद्रित घन संरचना है और इसका घनत्व 6.8
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मात्रक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है। 200 ग्राम तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 200 ग्राम तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यह न्यूमेरिकल है, इसके जितने पद होंगे वह सब आपको लिखने होंगे। इसमें ख खंड है, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH 3 एवं pH 6 के दो विलयनों में डुबोया जाए और लवण सेतु से जोड़ा जाए तो परिणामी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी जो सेल बनेगा इन दोनों विलयनों को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर उसका विद्युत वाहक बल आपको बताना है। यह भी 2 अंक का प्रश्न है। इसका ग खंड है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो प्रतिलोम परासरण के बारे में इसमें लिखना है। फिर घ खंड है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके उपयोग को समझाइए। तो कोलराउस का नियम इसमें आपको लिखना है और उसका उपयोग बताना है। तो दूसरा जो प्रश्न होता है, इसके जो 4 खंड होते हैं, इन चारों खंड के लिए 2-2 अंक निर्धारित होता है। अब इसमें तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न जो होता है इसके भी 4 खंड होते हैं और यह भी प्रत्येक खंड 2-2 अंक के होते हैं। तो इसमें जैसे तीसरे का क खंड दिया गया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया में 72 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें वेग स्थिरांक की गणना करना है अपक्रिया के और इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। इसका ख खंड है, अंतर हाइड्रोजन यौगिक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी अंतर हाइड्रोजन यौगिक यानी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। ग खंड है, हीलियम के मुख्य स्रोत क्या हैं। यानी हीलियम जो अक्रिय गैस होती है इसके प्रमुख स्रोत बताने हैं और अक्रिय गैसों के उपयोग लिखने हैं। तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। इसका घ खंड है, कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण देकर समझाइए। यानी जो कीलेट प्रभाव या चीलेट इफेक्ट होता है इसके बारे में आपको उदाहरण सहित इसमें लिखना है। तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। यानी जो तीसरा प्रश्न होता है इसके जो चारों खंड होते हैं इनके लिए भी 2-2 अंक निर्धारित रहता है। अब इसमें चौथा प्रश्न होता है और चौथे प्रश्न में भी 4 खंड होते हैं, लेकिन चौथा जो प्रश्न होता है इसके लिए प्रत्येक खंड जो होता है उसके लिए 3-3 अंक निर्धारित रहते हैं। तो इसमें चौथे का क खंड है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है और इसी के साथ इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन ताप पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो यह जो प्रश्न है इसमें 2 खंड कुल मिलाकर हैं। एक आपको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में लिखना है जिसके लिए 1 अंक है और यह जो न्यूमेरिकल दिया गया है अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जल के वाष्प दाब की गणना कर लेंगे तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कुल मिलाकर चौथे प्रश्न का यह जो क खंड है इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। अब चौथे प्रश्न का यह जो ख खंड है इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, टिंडल प्रभाव, सहचारी कुलाइड और हार्डी सुलजे नियम। यह 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगर आप टिप्पणी लिखेंगे तो इनके लिए जो अंक निर्धारित है वह प्रत्येक टिप्पणी के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। अब चौथे प्रश्न का यह ग खंड है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी आपको टिप्पणी ही लिखना है, लेकिन इसमें जो टॉपिक दिया गया है वह है फ्रैंकल दोष, राउल्ट का नियम और रसोवशोषण, जिसको रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यह जो 3 टॉपिक हैं इन पर अगर आप टिप्पणी लिखेंगे तो प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित हैं। अब इसका जो घ खंड है इसमें भी लिखा गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है वह है कायरलता, फिनाल की अम्लता, पिक्रिक अम्ल। यह जो 3 टॉपिक हैं इन पर आप टिप्पणी अगर लिखेंगे तो इसके लिए भी 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। यानी जो चौथा प्रश्न होता है इसमें कुल 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड के लिए 3-3 अंक निर्धारित रहता है। यानी कुल मिलाकर चौथे प्रश्न के लिए 12 अंक निर्धारित होता है। अब यह जो 5वां प्रश्न होता है इसमें भी 4 खंड होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक खंड के लिए 4 अंक निर्धारित रहता है। जैसे इसमें 5वें का क खंड दिया गया है और इसके भी 2 उपखंड हैं। पहले खंड में है, SN2 अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो 5वें का क का उपखंड फर्स्ट है इसमें SN2 अभिक्रिया के बारे में लिखना है और उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। और इसी का दूसरा उपखंड है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो अभिक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी और कोटि यानी ऑर्डर होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। यानी 5वें के क खंड के लिए कुल मिला के 4 अंक निर्धारित हैं। अब इसके बाद 5वें का ख खंड है, निम्नलिखित अपक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर अपक्रियाएं कुल 4 दी गई हैं, जैसे कैनिजारो अपक्रिया,
HVZ अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, ऊर्ज अपक्रिया। तो यह जो 4 अपक्रियाएं होती हैं इनके बारे में टिप्पणी लिखना है और प्रत्येक टिप्पणी के लिए एक एक अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर 5वें के ख खंड के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। अब यह जो 5वें का ग खंड होता है इसमें 2 उपखंड दिए गए हैं। पहले उपखंड में है अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतराकाशी यौगिक को उदाहरण सहित लिखना है और इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। इसका दूसरा उपखंड है लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में इसमें लिखना है और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। यानी कुल मिलाकर 5वें के ग खंड के लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। अब यह जो 5वें का घ खंड होता है इसके भी 2 उपखंड हैं। तो इसमें पहले उपखंड में है संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की व्याख्या करना है और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। और इसका दूसरा उपखंड है निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 यौगिक लिखे गए हैं, इनका IUPAC नाम लिखना है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। तो कुल मिलाकर जो 5वें का घ खंड है इसके भी 4 अंक निर्धारित हैं। तो जो 5वां प्रश्न होता है इसके 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड के लिए 4-4 अंक निर्धारित रहता है। यानी कुल मिलाकर जो 5वां प्रश्न होता है इसके लिए 16 अंक निर्धारित होते हैं। अब आगे यह जो 6वां प्रश्न होता है इसके 2 खंड होते हैं क और ख, जिसमें प्रत्येक खंड के लिए 5-5 अंक निर्धारित होते हैं। तो 6ठे का क खंड में दिया गया है हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, इस विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अमोनिया की क्रिया जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। तो यह कुल मिलाकर एक ही प्रश्न है, लेकिन इसमें छोटे छोटे खंड दिए गए हैं और प्रत्येक खंड के लिए अंक निर्धारित हैं। उसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 1 + 2 + 1 + 1। तो इसमें 1 अंक हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है उसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए है। 2 अंक इस विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन करने के लिए है और 1 अंक अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए है और 1 अंक अमोनिया की क्रिया जब AgCl के साथ कराई जाएगी तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए है। तो इस प्रकार 6ठे के क खंड में जो 5 अंक निर्धारित है वह बटे होते हैं। अब अगर मान लीजिए यह जो ऊपर प्रश्न लिखा गया यह आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसका अथवा भाग दिया गया है। अथवा भाग का मतलब होता है कि चाहे आपको यह भाग करना है और चाहे आपको यह भाग करना है। तो इसका अथवा भाग जो है उसमें लिखा गया है ओजोन के निर्माण की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ओजोन की Ki के विलयन के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के निम्न गुणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला गुण है प्रबल ऑक्सीकारक और दूसरा गुण है प्रबल निर्जलीकारक। तो जो यह अथवा भाग है इसमें इतना बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के भी 5 अंक हैं और जो बटे हैं 2 + 1 + 1 + 1 में। तो 2 अंक यहाँ पर ओजोन के निर्माण की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए है। 1 अंक ओजोन की क्रिया जब Ki के साथ कराई जाएगी तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए है और 1 अंक सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रबल ऑक्सीकारक गुण का वर्णन करने के लिए है और 1 अंक सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रबल निर्जलीकारक गुण को प्रदर्शित करने का समीकरण लिखने के लिए है। तो इस तरह से यह अंक बटे होते हैं। अब 6ठे का जो ख खंड है यह भी 5 अंक का है और इसमें लिखा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर कुल इसके 5 उपखंड हैं और प्रत्येक उपखंड 1-1 अंक का है। इसमें रासायनिक समीकरण लिखना होता है। जैसे इसमें पहला खंड दिया गया है लेड तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, यानी लेड जब तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण लिखना होगा 1 अंक का। दूसरा इसमें खंड है क्लोरीन के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, यानी क्लोरीन के जलीय विलयन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। तीसरा खंड है एथिल एमीन को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है, यानी एथिल एमीन को जब क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा इसका यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है। यह भी 1 अंक का है। चौथा खंड इसमें है सोडियम फार्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी सोडियम फार्मेट को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। यह भी 1 अंक का है। इसमें 5वां खंड है एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, यानी एनिलीन को जब नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण इसमें लिखना होगा और अगर इसको लिखेंगे आप तो 1 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो 6ठे का ख खंड होता है इसके भी 5 अंक निर्धारित होते हैं।
अब यहाँ पर भी इसका अथवा भाग दिया है, तो अथवा भाग का मतलब आपको चाहे यह वाला खंड करना है, चाहे आपको यह वाला खंड करना है। तो इसमें जो अथवा भाग है उसमें लिखा गया है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर भी 5 खंड है कुल, और प्रत्येक खंड के लिए एक एक अंक निर्धारित हैं, उसीलिए यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 लिखा गया है। इसमें पहला खंड है एथिल एल्कोहल से आयोडोफार्म, यानी एथिल एल्कोहल से आयोडोफार्म कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा खंड है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रापिन, यानी फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रापिन को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। और तीसरा खंड है एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका समीकरण लिखना है। और चौथा खंड है बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, यानी बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। और पांचवा खंड है इसमें प्रोपियोनेमाइड से एथिल एमीन, यानी प्रोपियोनेमाइड से एथिल एमीन कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। तो कुल मिला के अथवा भाग में इसमें 5 खंड है और प्रत्येक खंड एक एक अंक का है, इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। अब इसमें आखिरी प्रश्न होता है 7वां, और 7वां जो प्रश्न होता है इसके भी 2 खंड होते हैं, क और ख। प्रत्येक खंड के लिए 5-5 अंक निर्धारित होते हैं। तो इसमें क खंड में दिया गया है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ईथर के क्वथनांक एल्कोहल से कम क्यों होते हैं, एनिसोल के नाइट्रीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह भी एक प्रश्न है, लेकिन इसमें कई खंड हैं और प्रत्येक खंड के लिए अंक निर्धारित है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 3 + 1 + 1। तो इसमें डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए 3 अंक निर्धारित है, और ईथर के क्वथनांक एल्कोहल से कम क्यों होते हैं यह लिखने के लिए 1 अंक निर्धारित है, और एनिसोल का नाइट्रीकरण कराने का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखने के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से 7वें के क खंड के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब यहाँ पर इसका अथवा भाग दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर यह आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसके अथवा भाग में दिया गया है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोगों पर प्रकाश डालिए। एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न का जो अंक है वो बटा है, इसमें लिखा गया है 3 + 1 + 1। तो इसमें एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए और इसके लिए 3 अंक है, और इसके उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए 1 अंक है, और एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 1 अंक है। तो इस प्रकार से यह 5 अंक बटा है। अब 7वें का ख खंड है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या महत्व है, यह कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल, 1 एल्डिहाइड और 1 कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति की जांच करने का रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो कुल मिलाकर इस ख खंड के लिए भी 5 अंक हैं जो कि बटे हैं। तो इसमें 1 अंक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है यह लिखने के लिए है, 1 अंक हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है यह लिखने के लिए है, और 1 अंक इन तीनों अपक्रियाओं को लिखने के लिए है। तो इस प्रकार से यह 5 अंक 7वें के ख के लिए होता है। अब यहाँ पर भी अथवा भाग दिया गया है, तो अथवा भाग का मतलब अगर यह आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। और अथवा भाग में यहाँ पर लिखा गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए हैं, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन का महत्व, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो इसके लिए अंक निर्धारित है। पॉलीपेप्टाइड के बारे में लिखने के लिए 1.5 अंक है, प्रोटीन का महत्व लिखने के लिए 1.5 अंक, और डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखने के लिए 2 अंक है। तो इस तरह से यह जो 7वें का ख होता है उसके लिए कुल 5 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने इस मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में जाना। यह मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगर इसमें कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है और उसका सलूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको हम उसका सलूशन उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।